जरा सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी जो हजारों मील दूर से आती है और एक पूरे उपमहाद्वीप पर हुकूमत करने लगती है। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? पर यह हकीकत है ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो चलिए आज इस असाधारण सफर की परतें खोलते हैं। इस कहानी की शुरुआत करते हैं इस तस्वीर के साथ। ये मंजर है 1857 के विद्रोह के बाद का, जब कंपनी ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने मार डाला गया और उन्हें देश से निकाल दिया गया। ये तस्वीर एक तरह से एक पूरे साम्राज्य के अंत और एक कंपनी के राज की शुरुआत का ऐलान थी। पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक कंपनी जिसका मकसद सिर्फ व्यापार करना था, वो भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत कैसे बन गई? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। उस दौर में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की बस नींव रखी जा रही थी, और ये वो जमाना था जब पूरी दुनिया में व्यापार पर कब्जे को लेकर एक जबरदस्त होड़ मची हुई थी। और मजे की बात यह है कि अंग्रेज भारत में आने वाले पहले या अकेले यूरोपियन नहीं थे। जब तक अंग्रेजों के जहाज अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत पहुंचे ना, तब तक तो पुर्तगाली यहाँ पश्चिमी तट पर पहले से ही अपना बेस बना चुके थे। और जल्द ही डच और फ्रांसीसी भी आ गए। मतलब मुकाबला शुरू से ही बहुत कड़ा था। इस नक्शे को देखिए, ये उन लंबी और कितनी खतरनाक समुद्री यात्राओं की कहानी बताता है। मुनाफे की ये चाह इतनी आसान नहीं थी। महीनों तक चलने वाले इन सफरों में तूफान, बीमारियां और हाँ, समुद्री डाकुओं का खतरा तो हमेशा ही बना रहता था। तो आखिर ऐसा क्या था भारत में जिसके लिए ये कंपनियां इतना बड़ा जोखिम उठा रही थीं? वो थे भारत के खजाने। यहाँ के बने बारीक सूती और रेशमी कपड़ों की यूरोप में जबरदस्त मांग थी। और साथ ही यहाँ के मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी। समझ लीजिए, यूरोप में इनकी कीमत सोने से कम नहीं थी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। सारी यूरोपीय कंपनियां एक ही सामान खरीदना चाहती थीं। इसकी वजह से भारत में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगीं और कंपनियों का मुनाफा घटने लगा। तो अब मुनाफा कमाने का बस एक ही तरीका बचा था, अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाना। और बस देखते ही देखते व्यापार की ये होड़ खूनी लड़ाइयों में बदल गई। तो अब हमारी कहानी पहुंचती है भारत के सबसे अमीर सूबे बंगाल में। यहीं पर व्यापार और राजनीति का टकराव अपने चरम पर पहुंचा और इसी ने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। अब यहाँ एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, फरमान। ये मुगल बादशाह का एक शाही आदेश होता था। कंपनी ने बादशाह औरंगजेब से बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने का फरमान तो ले लिया, लेकिन कंपनी के जो अफसर थे वो अपने निजी फायदे के लिए भी इसका गलत इस्तेमाल करने लगे। इससे बंगाल के खजाने को जाहिर है भारी नुकसान हो रहा था। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ से मामला कैसे बिगड़ रहा था। एक तरफ बंगाल के नवाब कंपनी पर धोखेबाजी का आरोप लगा रहे थे और टैक्स मांग रहे थे, तो दूसरी तरफ कंपनी का कहना था कि इन मांगों से उनका व्यापार तबाह हो रहा है। तो ये लड़ाई सिर्फ टैक्स की नहीं थी, ये तो अब सीधे सीधे सत्ता की लड़ाई बन चुकी थी। और इस पूरे लड़ाई के बीच में थे दो लोग। एक तरफ बंगाल के नौजवान नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ कंपनी की फौजों का चालाक कमांडर रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों की ही टक्कर पर बंगाल का और शायद पूरे भारत का भविष्य टिका था। 1756 में जैसे ही सिराजुद्दौला नवाब बने, चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगीं। उन्होंने कंपनी को साफ साफ कहा कि वो राजनीतिक मामलों से दूर रहे। जब कंपनी नहीं मानी तो नवाब ने अपनी फौज के साथ कलकत्ता में कंपनी के किले पर कब्जा कर लिया। बस फिर क्या था? जवाब में मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना लेकर पहुंच गया और प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। प्लासी की लड़ाई भारत में कंपनी की पहली और सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन ये जीत ताकत से नहीं, धोखे से मिली थी। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के ही एक सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच दिया और मीर जाफर मान गया। लड़ाई वाले दिन वो अपनी पूरी सेना के साथ बस चुपचाप खड़ा देखता रहा। नतीजा, नवाब सिराजुद्दौला हार गए। प्लासी की जीत के बाद एक अजीब सी, एक नई पॉलिटिकल रियलिटी सामने आई। कंपनी अब बंगाल की असली मालिक थी, पर वो सामने नहीं आई। वो पर्दे के पीछे से, मतलब रिमोट कंट्रोल से हुकूमत कर रही थी। और इसी स्ट्रैटेजी को समझाने के लिए एक शब्द है, कठपुतली। मतलब
कंपनी एक ऐसा नवाब चाहती थी जो बस नाम का राजा हो, जिसकी डोर असल में कंपनी के हाथों में हो। वाकई एक बहुत ही चालाक चाल थी ये। पर यह कठपुतली वाला खेल भी इतना आसान नहीं था। देखिए हुआ क्या। पहले मीर जाफर को नवाब बनाया। जब उसने कंपनी की मांगों पर सवाल उठाए तो उसे हटा दिया। फिर मीर कासिम को ले आए। जब उसने शिकायत की तो उसे बक्सर की लड़ाई में हरा दिया और फिर से मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया। साफ था कि ये इनडायरेक्ट कंट्रोल काम नहीं कर रहा था। इस सबसे तंग आकर आखिरकार 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने साफ साफ कह दिया, अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ये कंपनी की सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा था। अब वो पर्दे के पीछे नहीं, सीधे सीधे सत्ता चाहती थी। और ये मौका उन्हें बहुत जल्द मिल भी गया। 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। दीवान का मतलब बंगाल का पूरा रेवेन्यू, सारा टैक्स अब सीधे कंपनी के पास जाने वाला था। ये तो जैसे कोई जैकपॉट लग गया हो। अब कंपनी को ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो भारत के ही पैसे से भारत पर अपना राज फैला सकती थी। तो दीवान बनने का नतीजा क्या हुआ? चलिए अब ये देखते हैं कि इस बेहिसाब पावर का असर कंपनी के अफसरों और बाकी भारत पर कैसा पड़ा। देखिए, जैसे ही सत्ता हाथ में आई, कंपनी का हर छोटा बड़ा मुलाजिम खुद को नवाब समझने लगा। जो अफसर यहाँ से बेशुमार दौलत कमाकर वापस ब्रिटेन जाते थे, उन्हें वहाँ मजाक में नवाब कहकर चिढ़ाया जाता था। ये नवाब शब्द का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप था। इस लूट का अंदाजा बस एक बात से लगाइए। जब रॉबर्ट क्लाइव 1767 में भारत से आखिरी बार गया तो उसकी अपनी पर्सनल दौलत 4 लाख पाउंड से भी ज्यादा थी। उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। साम्राज्य फैलाने के लिए कंपनी सिर्फ लड़ाई ही नहीं करती थी, उसने सहायक संधि जैसी चालाक नीतियां भी बनाईं। अब ये क्या थी? इसके तहत भारतीय राजाओं को अपनी सेना रखने की इजाजत नहीं होती थी। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी लेती थी और इस सुरक्षा के बदले राजा को कंपनी को भरी भरकम रकम देनी पड़ती थी। और अगर कोई राजा पैसा नहीं दे पाया तो उसके राज्य का एक टुकड़ा कंपनी हड़प लेती थी। जब ब्रिटेन में रॉबर्ट क्लाइव पर भ्रष्टाचार के केस चले और संसद में उससे सवाल पूछे गए तो उसने बड़े ही कह सकते हैं घमंड से जवाब दिया। उसने कहा, मैं तो अपने संयम पर खुद हैरान हूं। उसका कहना था कि भारत में इतनी दौलत देखकर भी उसने जितना कम लिया, वो खुद इस पर हैरान है। ये बयान कंपनी के अफसरों की सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। वो कौन सा पॉइंट होता है जब सिर्फ मुनाफा कमाने आई एक कंपनी सत्ता और साम्राज्य की भूखी बन जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इतिहास के लिए नहीं बल्कि आज के ज़माने के लिए भी बहुत मायने रखता है।